बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is the second last lecture of mass spectrometry. ये हमारी कोर्स आउटलाइन है. According to course outline, we are discussing the last unit of mass spectrometry, introduction to CI, FI, DI, FD, and FAB, or the first lecture and second lecture, activities of interpretation of mass spectrum. So now we will discuss the first lecture of the last unit of mass spectrometry. This one, Introduction to EI, CI, FI, FD, FAB. This is the 27th lecture. EI, CI, FI, FD, FAB. EI हमने बहुत डिटेल में किया है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो बहुत डिटेल में भी हमने किया. और इसके हमने इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखी, आयनाइजेशन फेनोमेना भी देखा, और ये बात भी हमने डिस्कस की कि sometime we will not observe micro peak in the EI. So what will you do in this case? So we use different techniques in which ionization phenomena will be different. So CI जो है या FI है या FD है या FAB है, इन सब के अंदर जो है आयनाइजेशन फेनोमेना मुख्तलिफ है, इसलिए इनके नाम मुख्तलिफ. इनके नाम जो मुख्तलिफ है असल में आयनाइजेशन फेनोमेना की वजह से मुख्तलिफ. तो हम डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं रिगार्डिंग द सैंपल, रिगार्डिंग द क्लास ऑफ सैंपल, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमारे लिए कौन सी टेक्निक जो है वो फिजिबल है, वो हम टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या एनालिसिस फेनोमेना फिजिबल होगा या ये फिजिबिलिटी इसकी बनती है, ताकि मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको ऑब्जर्व हो और आप डिटरमाइन कर सकें मॉलिक्यूलर मास of the given organic compound, then molecular formula of the given organic compound. तो वन बाय वन हम देखते हैं कि टेक्निक्स का आयनाइजेशन फेनोमेना क्या है, बस ये हमने देखना है इन टेक्निक्स में और कहाँ ये इनकी फिजिबिलिटी बनती है. ये चीज़ें हम देख लेते हैं. मुख्तसर तौर पे मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं. एडिशनल टेक्निक ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जैसे ये बात आई कि माइक्रो मास डिटरमिनेशन ऑफ माइक्रो एनपी इज अनस्टेबल एंड नॉट कंफर्म, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन है, ठीक है, पहला वाला जो हम सबसे पहले जो सिंपल टेक्निक है, चीप टेक्निक है, इजी टेक्निक है, वो EI है. फर्स्ट यू विल सबमिट, कोई अननोन कंपाउंड है, कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, देन फर्स्ट यू विल सबमिट फॉर EI. लेकिन अगर हमें मालूम है कि कंपाउंड क्या है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक पे जाना. लेकिन बिल्कुल ही अननोन कंपाउंड है और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है उसके बारे में, देन फर्स्ट यू विल ट्राई फ्रॉम EI, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन. तो दूसरा हमारे पास एक और टेक्निक है फील्ड आयनाइजेशन, FI फील्ड आयनाइजेशन, फिर FD है फील्ड डिसॉर्प्शन, फिर CI है केमिकल आयनाइजेशन, फिर FAB फैब जिसको कहते हैं फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट, और भी बहुत सारी हैं, माल्डी है, ESI है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं. तो दे हैव डिफरेंस रिगार्डिंग आयनाइजेशन फेनोमेना, आयनाइजेशन चैम्बर, उसकी वजह से टेक्निक मुख्तलिफ है. वन बाय वन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इनका. PIMS जो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, मोस्ट कॉमन आयनाइजेशन टेक्निक है. क्लासिकल हार्ड आयनाइजेशन, जितनी भी टेक्निक्स अभी हमने देखी हैं और भी टेक्निकें, ये सब सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है. सिर्फ EIMS ऐसी है, यानी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट भी कहते हैं. ये टेक्निक हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है. क्यों है? फॉर कंपाउंड हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होता है उनके लिए बेहतर है. आयनाइजेशन एफिशिएंट बट नॉट सिलेक्टिव, आयनाइजेशन बहुत अच्छी होती है इसमें और बहुत ज़्यादा चांसेस है आयनाइजेशन. हमारा काम क्या होता है, टारगेट क्या होता है कि हम अपने कंपाउंड में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं.
तो यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वह मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कि यू प्रोवाइड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम 20 40 20 टू 40 या 60 टू 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम अप्लाई करें। सिलेक्टिव में सिग्निफिकेंट फ्रेगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ्रेगमेंटेशन है, इनएक्सपेंसिव, वर्सटाइल एंड रिप्रोड्यूसिबल। सैंपल मस्ट बी रिलेटिवली वोलाटाइल। सैंपल जो है गैसेस स्टेट में हो, वोलाटाइल है क्योंकि हमें इसमें गैसेस स्टेट में सैंपल को इंटर करना पड़ता है। अगर नहीं है तो फिर हमें मुख्तलिफ सैंपल इनलेट सिस्टम बनाते हैं जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ प्रोब इस्तेमाल करते हैं, जो हमने देखा था, तो उसको वेपराइज कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, वोलेटाइल इन नेचर है, तो उनके लिए जो फिजिबिलिटी बनती है वो EIMS की बनती है। और यही EIMS का हमने देखा था सैंपल इनलेट सिस्टम। आयन सोर्स यानी आयनाइजेशन चैम्बर है जहाँ आयनाइजेशन होती है। आयन सोर्स इस्तेमाल करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। अच्छा, क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का हम डायरेक्टली इंट्रैक्शन करवाते हैं सैंपल मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए इसको हम हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक कहते हैं। इसलिए कि सैंपल मॉलिक्यूल डायरेक्टली हीट हो रहा है बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम बाय इलेक्ट्रॉन, और वो फिर उसको ना सिर्फ आयनाइज करता है बल्कि उसको फ्रेगमेंट्स में भी कन्वर्ट करते चला जाता है, इसलिए हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक कहलाती है। बाकी तमाम टेक्निक्स में ऐसा नहीं होता कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली हिट करे सैंपल को, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। उसके बाद आयन एक्सीलरेटर्स लगा होता है, ये भी आपने देखा था, फिर एनालाइजर लगा होता है, फिर डिटेक्टर लगा होता है, फिर एम्पलीफायर है, रिकॉर्डर है, और फिर यू विल ऑब्टेन द मास स्पेक्ट्रम। ये हम पहले भी स्कीमेटिक डायग्राम एक देख चुके हैं, EI मास स्पेक्ट्रोमीटर। EI मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसका आयनाइजेशन चैम्बर आप देखें, ये हाई फिलामेंट है, प्रोवाइड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। ये एक एनोड लगा हुआ है जो कि डायरेक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बना रहा है ताकि ये डाउनवर्ड, और ये जो यहाँ पे से सैंपल मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनको ये हिट कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन डाउनवर्ड है ये इसीलिए ताकि मैक्सिमम इंट्रैक्शन हो जाए सैंपल मॉलिक्यूल का और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का। यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा और फिर ये आगे एक्सीलरेटिंग प्लेट्स लगी हुई हैं जो दे हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। फिर आगे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यहाँ पे आपका एनालाइजर है, फिर डिटेक्टर है। तो ये हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। ये भी एक डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सैंपल इनलेट सिस्टम है, सैंपल मॉलिक्यूल आ रहे हैं और ये फिलामेंट है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, और नीचे एक एनोड लगा हुआ है जो डायरेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को। और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये आयनाइज होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से इंट्रैक्ट करते हैं दे विल कन्वर्ट इट इनटू मॉलिक्यूलर आयन देन फ्रैगमेंट्स, और फिर ये आगे एक्साइटिंग प्लेट से पास होते हुए सीधा फील्ड में चले जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है जिसको एनालाइजर कहते हैं, फिर डिटेक्टर है एंड रिकॉर्डर ऑब्टेन द मास स्पेक्ट्रम। तो ये जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है EIMS का, जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें ऐसे सैंपल इस्तेमाल किए जाते हैं जो वोलेटाइल नेचर के हों, वेपोराइज हो सकते हो इजीली, और लेकिन ये हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन बाद डिस्टेबलाइज हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूलर आयन बाद नज़र नहीं आता। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो सैंपल मॉलिक्यूल जो अनस्टेबल होते हैं, बहुत हाईली स्टेबल नहीं होते, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं बहुत स्टेबल हैं, उनके लिए तो फिजिबिलिटी बनती है, लेकिन जैसे अल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन हैं, उनके लिए फिजिबिलिटी नहीं बनती, इसलिए कि वो स्टेबल नहीं होते और यहाँ फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली हिट और ना सिर्फ आयनाइज करेगी आपके सैंपल मॉलिक्यूल को बल्कि उसको फर्दर फ्रेगमेंटेशन की तरफ ले जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूलर आयन पीक के चांसेस कम होंगे ऑब्जर्व होने के। तो इसलिए इस तरह की कंडीशन में फिर EIMS की फिजिबिलिटी ऐसे मॉलिक्यूल के लिए अगर हमें मालूम है तो नहीं बन पाती। दूसरा हमारे पास टेक्निक है FIMS, फील्ड आयनाइजेशन।
पहले जो हमने देखा वो था इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, और उसके बाद हमें फील्ड आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो फील्ड आयनाइजेशन है, FIMS, डेवलप इन 1960s, यानी अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट है EIMS के बाद FIMS रिगार्डिंग द आयनाइजेशन फैमिली। जो हम सारी बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, हम जो डिफरेंस कह रहे हैं कि दे आर डिफरेंट टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन फैमिली। Developed in 1960s, organic compound in gas phase can ionize when the molecule pass near the sharp metal anode of electric field. Positive electric field is created through space, and compound is inserted at the wire. Less fragmentation than EI, soft ionization technique, molecular ion is more stable than EI. So, in short, we can say now we can explain ये सारी जो बातें हैं इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो आयनाइजेशन चैम्बर में होता है क्या, इसका आयनाइजेशन कैसे होता है। होता क्या है कि हम एक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर एक वायर के जरिए से हम एक फील्ड क्रिएट करते हैं। वायर लेते हैं, आपने देखा होगा कि जनाब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से गुजर रहा है तो उसकी थोड़ी दूर तक उसमें करंट आ रहा होता है, यानी थोड़ी दूर तक एक फील्ड जनरेट हुई भी होती है, और उसकी वजह से एक थोड़ी दूर से ही वो कैच कर लेता है बंदे को। ऐसे जो मैग्नेट होता है उसकी भी एक फील्ड होती है, एक एरिया होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही होती है। थोड़े करीब उसके लेके जाएंगे किसी आयरन की चीज़ को, किसी कॉपर की चीज़ को, तो फ़ौरन उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक वायर गुजर रहा है तो उस वायर से जो जो करंट गुजर रहा है उसकी एक फील्ड है, उसका एक दायरा है। अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको करंट महसूस होगा। तो जो हम एक वायर के ज़रिए से स्पेस में एक फील्ड जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी जनरेट पॉजिटिव फील्ड, यानी एक एनोड बन गया। फील्ड के अंदर एनोड बनाते हैं, स्पेस में एनोड बनाते हैं, यानी पॉजिटिव फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है, थ्रू अ वायर। अब क्या होता है, जैसे सैंपल मॉलिक्यूल इंटर होते हैं, क्योंकि ये एनोड बन गया, एनोड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड है इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे सैंपल मॉलिक्यूल वेपराइज फॉर्म में इंटर होते हैं तो ये पॉजिटिव फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेते हैं और आपके मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का आपके सैंपल मॉलिक्यूल से डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक नहीं कहते, इसको सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक कहते हैं, और इसमें फ्रेगमेंटेशन भी कम होती हैं, और आपका जो मॉलिक्यूलर आयन है वो स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू EI। तो यहाँ यही बात हो रही है, जब आपकी समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड इज क्रिएटेड थ्रू स्पेस एंड कंपाउंड इज इंसर्टेड एट द वायर। ठीक है, हम एक कंपाउंड को एक वायर पे इंसर्ट करते हैं, उसको फिर हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिकली, तो वो वेपोराइज हो जाता है। वेपोराइज होकर जब वो आपकी फील्ड अंदर स्पेस में जाता है जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो क्रिएट की गई है, तो वहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एनोड पर। The organic compound in gas phase can ionize when the molecule pass near the sharp metal anode of electric field. Positive electric field is created through space and compound is inserted at the wire. ठीक है, यानी स्पेस में फील्ड क्रिएट की जाती है। इसकी एक डायग्राम भी है लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जो मुझे मिली है, तो मैंने आपको बहरहाल समझा दिया कि ये देखें, ये आपके फील्ड आयनाइजेशन है, और ये जो फील्ड इन्होंने क्रिएट की हुई है यहाँ पे, ये पूरी फील्ड है। जब यहाँ से आपके मॉलिक्यूल इन होते हैं तो ये फील्ड के वजह से एक आयनाइज होते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है FDMS, फील्ड डिसॉर्प्शन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। फील्ड डिसॉर्प्शन वो फील्ड आयनाइजेशन था, ये FI जो भी हमने पढ़ा और FD दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस। ये 1970s में डेवलप हुआ, वो 1960s में डेवलप हुआ।
नॉन वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल कंपाउंड, अच्छा वो वोलेटाइल के लिए जो जरा वोलेटाइल किस्म के हैं और जिनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए FI है, लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल है जरा हाई उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो वो और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड यानी नॉन वोलेटाइल है और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड, उनके लिए जो FDMS है सेम प्रिंसिपल एज फील्ड आयनाइजेशन, जो फील्ड आयनाइजेशन है उसी तरह का प्रिंसिपल यहाँ है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि वहाँ हम एक स्पेस में फील्ड क्रिएट करते हैं थ्रू अ वायर, और वायर पे अपना जो है कंपाउंड ले लेते हैं, उसको वेपोराइज कर देते हैं, जबकि यहाँ पे हम एक मेटल प्लेट लेते हैं, एक एनोड बनाते हैं, वहाँ भी एनोड बनाया था लेकिन फील्ड स्पेस में, और यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट लेते हैं मेटल की, उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, उस पर अपना कंपाउंड पेस्ट कर देते हैं सॉलिड फॉर्म में, जैसे भी उसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव फील्ड क्रिएट होती है तो ये एनोड बन गया, और फिर वो सैंपल मॉलिक्यूल से जो है उसका इंट्रैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके उसको मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ एक मेटल प्लेट पर आपने फील्ड क्रिएट की, उसको एनोड बनाया, और FI के अंदर आपने स्पेस को में फील्ड क्रिएट करके स्पेस को एनोड बनाया, तो ये फर्क है। So positive electric field is created at the surface of a metal plate as anode and compound is placed on its surface in the solid form. Less fragmentation है, molecular ion is more stable है, और soft ionization टेक्निक है, इसलिए कि यहाँ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आपके सैंपल मॉलिक्यूल को डायरेक्ट हिट नहीं करती है। अच्छा यहाँ पर भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मैं ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं जा रहा कि और भी चीज़ें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको मैं फील्ड डिजॉर्प्शन पे, इसलिए मैंने बता दिया, इट्स इनफ, जो मैंने बताया वो काफ़ी है, ठीक है। कि जनाब यहाँ आपका जो ये फोकस प्लेट लगी हुई है, और यहाँ से आपका प्रॉप से जब सैंपल मॉलिक्यूल आएंगे तो आपका जो एनोड बनेगा वहाँ पर प्लेट जो लगी होगी उस पर आप अपने सैंपल को इंसर्ट करें। अच्छा FI और FD में जो मैंने फर्क भी बता दिया आपको, दोनों का दोनों सेम है, FI और FD। प्रोब आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोब क्या है, सैंपल इनलेट सिस्टम, जब लेके जाते हैं तो फर्क क्या है, सैंपल बाय ऑन डिप, अच्छा इसमें आप प्लेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, FD के अंदर, और FI के अंदर जो है वो आप फील्ड जनरेट करते हैं, बस ये थोड़ा सा फर्क है। या फील्ड आपका है जो फील्ड जनरेट की हुई है उसके ज़रिए से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और यहाँ पे जो है वो आपका जो प्लेट लगी हुई है, इस एनोड बना हुआ है, यहाँ उसके ज़रिए से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले। फीचर्स ऑफ CIMS, केमिकल आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, CIMS। अच्छा CIMS में क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है इसलिए इसका नाम केमिकल आयनाइजेशन, यहाँ रिएक्शन के ज़रिए से आप मॉलिक्यूलर आयन ऑब्टेन करते हैं। अच्छा इसमें होता क्या है, कुछ गैसेज हैं जो इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टेंट गैसेज कहलाती हैं, मीथेन, आइसोब्यूटेन, अमोनिया। अब जो चीप हो हमारे जैसे सब कुछ सबसे चीप है वो मीथेन है, तो मीथेन इस्तेमाल की जाती है कॉमनली। डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन फ्रॉम सेम क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि मॉलिक्यूलर आयन के साथ कोई एटम अटैच हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन अटैच हो जाए मॉलिक्यूलर आयन के साथ, तो उसको हम कहते हैं क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। तो यहाँ मीथेन, आइसोब्यूटेन और अमोनिया सब के अंदर एक ही जैसा क्वासी मॉलिक्यूलर आयन बनता है, सब हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, से एक है सेम क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी उसमें एक वन, अगर मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का 80 है तो हमारे पास जो पीक आएगी 81 आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन साथ में अटैच होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास 90 है तो 91 की पीक आएगी, तो ये क्वासी मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं। क्वासी मॉलिक्यूलर आयन आर मोर स्टेबल हैविंग इमिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो स्टेबल होते हैं। क्लोरीन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोमर्स, CI जो है CI यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोमर्स को भी डिस्टिंग्विश कर लेता है। सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है इसलिए कि इसमें
हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली हिट नहीं कर रही आपके कंपाउंड, फ्रेगमेंटेशन भी लेस है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं हम। ये हमारे पास मीथेन होता क्या है, इसमें हम दो चैम्बर बनाते हैं। पहले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इसमें इस्तेमाल होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये असल में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ये जो हम रिएक्टेंट गैस हमने सेलेक्ट किए मीथेन, उसके साथ रिएक्शन करती है। यानी ये हमारे कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, बल्कि ये मीथेन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी और ये मीथेन को आयनाइजेशन सोर्स बना देगी। और फिर वो आयनाइजेशन सोर्स जो जनरेट होगी वो हमारे सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा, इसलिए इसको भी सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक कहते हैं। अब जब मीथेन के साथ रिएक्शन हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और ये मीथेन का कैटायन रेडिकल, जैसे हमारे सैंपल मॉलिक्यूल का कैटायन रेडिकल बनता है ऐसे मीथेन का बन गया। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे रेडिकल जनरेट होता रहता है, ये जो मीथेन हमारे पास एक्सिस के अंदर है मौजूद है, उसके साथ ये मजीद रिएक्शन करके CH5+ और CH3 रेडिकल ये बनाता रहता है। अच्छा, ये जो CH5+ पॉजिटिव आयन बनता है, ये असल में हमारा आयनाइजेशन सोर्स बन गया और ये हाईली रिएक्टिव है। अब ये आगे जाता है सेकंड चैम्बर में, तो ये जो CH5+ है ये हमारा जो वहाँ सैंपल मॉलिक्यूल होता है उसके साथ फिर ये इंट्रैक्ट करता है और फौरन अपने आप को न्यूट्रल करके अपना H दे देता है और ये CH4 दोबारा से आ गया और ये इसके साथ मॉलिक्यूलर जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके साथ H आ गया और उस पर चार्ज आ गया प्लस। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, बल्कि ये क्वासी मॉलिक्यूलर आयन है, इसलिए कि इसमें एक का इजाफा है। तो जो मास हमारा आएगा वो उसमें हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अगर मास आ रहा है 92, इसका मतलब हमारा मास जो कंपाउंड का मास है वो 91 है। तो ये पॉजिटिव आयन बन गया और H के साथ, और ये फिर आगे मूव कर जाएगा। उसी तरह एक्सलेटिंग प्लेट्स लगी होंगी और एनालाइजर लगा होगा, डिटेक्टर लगा होगा, रिकॉर्डर लगा होगा, तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के चांसेस कम होते हैं। सर जी बोलिए। ये वाला पॉइंट दोबारा से बता दीजिएगा। आपने कहा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मीथेन से रिएक्ट करेगा। जी जी, मीथेन से रिएक्ट करेगा। यानी हमारा जो फिर सर आयनाइजेशन चैम्बर है ना, उसके अंदर हमने दो पोर्शन बनाए हुए हैं। पहले पोर्शन के अंदर जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है वो मीथेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये अगर डायरेक्ट सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर लेगा तो फिर तो ये वही टेक्निक हो गई EIMS, ठीक है ना, फिर तो यही IMS हो गई, तो फर्क क्या हुआ। तो अब यहाँ जो थोड़ा सा फर्क है वो ये कि हम इसमें मीथेन के साथ इंट्रैक्शन करवाते हैं। अगर आप देखें FD में, FI में, CI में, तो फर्क किस चीज़ का है, फर्क जो है आयनाइजेशन फेनोमेना का फर्क है। आयनाइजेशन फेनोमेना में आयनाइजेशन सोर्स का फर्क है, आप आयनाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो आयनाइजेशन हम करते हैं वो मीथेन लेते हैं और मीथेन को हम पहले आयनाइजेशन सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये CH5+। अब ये CH5+ जाके हमारे मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट करेगा तो इसको H, अब क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, जब तक ये अपना H+ नहीं देगा ये स्टेबल नहीं हो सकता। ये फ़ौरन अपना H+ देगा अब मॉलिक्यूल को और ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव आइन भी क्रिएट हो गया जो फर्दर आगे जाएगा और बहुत सारे पॉजिटिव आइन होंगे उनके साथ, और फिर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जनाब हमारा जो मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है। जी सर। अच्छा, ये एक मास स्पेक्ट्रम है CIMS का। देखें इसमें फ्रेगमेंटेशन भी कम से कम आई हुई है। ये एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है और इसकी जो पीक आई हुई है M+H, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है इसका वो कम है, 185 है, क्योंकि नाइट्रोजन मौजूद है तो ऑड मास आएगा 185 और हाइड्रोजन भी मिल गया तो अब एक 186 हो गया। तो 186 की पीक आ रही है, दिस इज द क्वासी मॉलिक्यूलर आइन पीक। इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो एक फिर मॉलिक्यूलर मास पीक आएगा, यानी 186 अगर ये है तो 185, ठीक है, 166 है, ये 166 है, तो ये एक 1 निकाल देंगे तो 165 आ जाएगा जो मॉलिक्यूलर मास हो। स्पेक्ट्रम ऑफ एफेड्रीन है
और ये CIMS के ज़रिए से स्पेक्ट्रम लिया गया है। फ्रेगमेंटेशन भी कम आ रही है और हालांकि इसमें OH भी मौजूद है, लेकिन CIMS के अंदर इसकी जो पीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक या क्वासिन मार्कर पीक, वो स्टेबल होती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर की जो आयनाइजेशन फेनोमेना थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इससे मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्निक से नहीं जा रहा। जो EIMS की टेक्निक है उसको हम डिटेल में डिस्कस किया है बस। अच्छा, ये रिएक्टेंट गैस का मतलब ये कि कोई मीथेन ले रहे हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं, आइसोब्यूटेन भी ले सकते हैं। यूजुअली जो आप मीथेन लेते हैं और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आप इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपका ये जो रिएक्टेंट गैस है ये आयनाइजेशन सोर्स बन जाती है, और फिर ये आयनाइजेशन सोर्स जो है वो आपके जो भी आपका कंपाउंड है, सैंपल है, एनालाइट है, उसके साथ इंट्रैक्शन इसका, यानी पहले उसमें ये गैस का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम के साथ इंट्रैक्शन हुआ तो आयनाइजेशन सोर्स जनरेट हो गई जो CH5+ है, और फिर ये CH5+ आपके सैंपल के साथ इंट्रैक्ट करती है और फिर ये AH यानी हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच हो जाता है, और फिर ये जो आपका कॉसी मॉलिक्यूलर आयन है ये आगे जाता है एनालाइजर की तरफ। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ और भी फ्रेगमेंटेशन होती हैं, यानी और फ्रेगमेंटेशन होगी, मुख्तलिफ आयनाइजेशन होंगी, लेकिन कम होंगी, और आपका मॉलिक्यूलर आयन जो है वो स्टेबल होगा। एक और जो टेक्निक है FAB-MS, इसको हम फास्ट एटॉमिक बम्बार्टमेंट कहते हैं। FAB-MS, इसमें क्या होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये भी एक सॉफ्ट आयनाइजेशन मेथड है, डेवलप इन 1980s। अच्छा, इसमें सॉफ्ट आयनाइजेशन क्यों कह रहे हैं, इसमें भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली हिट नहीं करती आपके सैंपल मॉलिक्यूल को। होता क्या है इसमें, इसमें हम कुछ गैसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि इनर्ट गैसेस हैं, रेयर गैसेस हैं, जो ग्रुप 8A एलिमेंट्स या ग्रुप 0 एलिमेंट के ग्रुप 0 के एलिमेंट्स हैं, जिसको जीनॉन है, अर्गॉन है, क्रिप्टॉन है। ये सारी इनर्ट गैसेस हैं जो कि स्टेबल होती हैं, जिनका जो ऑक्टेट रूल को ओबे करती हैं, उनका लास्ट ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट होता है, तो दे आर अनरिएक्टिव। तो ये जीनॉन या आर्गॉन है, इसमें से हम इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली जीनॉन इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इनको आयनाइज करते हैं। अब क्योंकि ज़बरदस्ती इसको हम आयनाइज करते हैं जीनॉन को, जब हम इसको आयनाइज कर देंगे तो हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे, और ये जब तक स्टेबल नहीं होगी, जब ये न्यूट्रल हो जाए, जब तक स्टेबल नहीं होंगी। तो हम इनको इनर यानी आयनाइजेशन सोर्स कैसे बनाते हैं, इनको हम आयनाइज कर देते हैं तो आयनाइजेशन सोर्स बन जाते हैं। अब ये न्यूट्रल होंगी तो फिर ये दोबारा स्टेबल हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो फेनोमेना फैब के अंदर है वो जीनॉन इस्तेमाल कर लिया, दे आयोनाइज एंड पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ जो इंट्रैक्शन है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का, वो जीनॉन के साथ है, आपके सैंपल के साथ नहीं है बल्कि जीनॉन के साथ। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम ले लेती है जैसा कि हमें पता है, और जीनॉन जो है वो कैटाइन रेडिकल बन जाता है, यानी उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑड इलेक्ट्रॉन उसके पास है। अब क्योंकि जीनॉन तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और पहले तो वह स्टेबल था, अब वो हाईली अनस्टेबल हो गया, जब तक उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो जीनॉन को हमने आयनाइजेशन सोर्स बना दिया, यानी कोई आयनाइजेशन हम करना चाहते हैं तो ये एक सोर्स बन गई। अब ये जीनॉन कैटाइन रेडिकल बन गया। अब क्या होगा आगे, सैंपल अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अब हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब सैंपल इंट्रोड्यूस होगा और जीनॉन उसके साथ इंट्रैक्ट करेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हमारा क्या है, हम आयनाइज करना चाहते हैं, अपने सैंपल को इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, जीनॉन के जरिए से इलेक्ट्रॉन निकाला। जो जीनॉन एक इलेक्ट्रॉन जीनॉन का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम में निकाला था, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जीनॉन को आगे एंटर किया, सैंपल मॉलिक्यूल वहां मौजूद है, ये आपके सैंपल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेके खुद न्यूट्रल हो जाएगा, और आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैटाइन रेडिकल बन जाएगा, आगे चला जाएगा और उसको आप डिटेक्ट करेंगे। क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा, इसलिए इसको भी सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक कहते हैं। यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन कम हो, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, एक काम हम और भी करते हैं कि मिनी जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कम
से कम फ्रेगमेंटेशन हो, जितना ज़्यादा जीनॉन इंट्रैक्ट करेगा हमारे मॉलिक्यूल के साथ, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी तो उतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन भी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि कम से कम फ्रेगमेंटेशन हो तो हम अपने मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। फैब के अंदर मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है। हमारा जो कंपाउंड है, एक काम तो हमने ये किया कि डायरेक्टली हिट नहीं करवाया, बल्कि जीनॉन का आयनाइज करके जीनॉन से आयनाइज करवाया। एक तो ये, दूसरा काम ये करते हैं हम कि मैट्रिक्स फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारा कंपाउंड है उसको हम किसी और कंपाउंड के साथ मर्ज कर देते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, लिक्विड के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन टाइप का बना लेते हैं, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। ताकि वो जो हमारे कंपाउंड के अलावा एक कंपाउंड और मौजूद होगा, तो जीनॉन का ना सिर्फ हमारे कंपाउंड के साथ इंट्रैक्शन होगा बल्कि उस कंपाउंड के साथ भी इंट्रैक्शन होगा। यानी अगर वो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन, बड़ा एक्टिव सोर्स है, तो जितना ज़्यादा हमारे कंपाउंड के साथ इंट्रैक्शन करेगा बार बार तो उसको मजीद ब्रेक करता चला जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई मालिक्रोआइन बना, फिर मालिक्रोआइन के साथ फिर कोई जीनॉन कैटाइनेटिकल इंट्रैक्शन कर रहा है, तो उसमें भी कोई चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हमारे मॉलिक्यूल जो है वो 100 हैं और दूसरा जो हमने एक और मॉलिक्यूल दिया है वो 200 है, तो अब इसका इंट्रैक्शन इतना ही हो हमारे मॉलिक्यूल के साथ कि बस ये कैटायन रेडिकल जनरेट कर दे, उससे हमें मॉलिक्यूल मिल जाए, बस इतना हो। यानी अगर वो इंट्रैक्शन कर रहा है तो हमारे मॉलिक्यूल के 10 मॉलिक्यूल के साथ कर लिया, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो मर्ज किया है उसके 50 मॉलिक्यूल के साथ कर लिया, तो हमारा मॉलिक्यूल सेफ रहेगा। इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मटेरियल आर ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजाइलिक अल्कोहल जो नॉन पोलर्स हैं, और डाईथेनोल अमीन है, एंड थायोग्लिसरोल है। ज़्यादातर ग्लाइसरोल इस्तेमाल किया जाता है, ये चीप होता है। डिजोल्व द सैंपल, हम क्या करते हैं ग्लाइसरोल में सैंपल को डिजोल्व कर लेते हैं, फिर उसको सैंपल इनलेट सिस्टम से इंसर्ट करते हैं। तो ये जो है मैट्रिक्स फॉर्मेशन कहलाता है, और इसमें हम मैट्रिक्स जो सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इट इज सुटेबल फॉर शुगर्स। तो शुगर्स अमूमन होते हैं ना, उनकी पीक शुगर है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, शुगर मॉलिक्यूल है, उनकी कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर आयन पीक यूजुअली वी आर नॉट ऑब्जर्व इन पीआई, एफटी और एफआई और सीआई में नहीं आती। अलबत्ता फैब के अंदर जो है उनकी पीक के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना लेते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग कम होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पीक्स हमें पता होती है, अगर ग्लाइसोल इस्तेमाल करने